नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कमज़ोर वर्ग को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अनुसूचित जनजातियों के मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ रहे हैं। उसी में हम आगे बढ़ाते हुए राज्यों में हम कल्याण विभाग की बात करें तो राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों की देखरेख एवं कल्याण के लिए पृथक विभागों की स्थापना की गई है। प्रत्येक राज्य का अपना विशिष्ट प्रशासन का तरीका है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। कुछ राज्यों में केंद्र की भांति संसदीय समितियों के समान विधानमंडलीय समितियां बनाई गई हैं। विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के द्वारा लोकसभा तथा राज्यों के विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए थी, जो बढ़कर अब 25 जनवरी 2010 तक कर दी गई है। संसदीय अधिनियम के द्वारा उन केंद्र शासित क्षेत्रों में जहां विधानसभाएं हैं, इस प्रकार का आरक्षण किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में 41 और विधानसभाओं में 530 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज्य व्यवस्था के लागू होने के साथ ही इन लोगों के लिए ग्राम पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं। राजकीय सेवाओं में आरक्षण अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां या अन्य प्रकार से की जाने वाले नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के 7.5% स्थान सुरक्षित किए गए हैं। ग्रुप सी और डी के पदों के लिए, जिनमें स्थानीय प्रांतीय आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, प्रत्येक प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में ही स्थान सुरक्षित रखता है। ग्रुप बी, सी और डी में होने वाली विभागीय परीक्षाओं के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों तथा ग्रुप बी, सी, डी और ए में पदोन्नति में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान सुरक्षित किए गए हैं, यदि उनमें 66% से अधिक सीधी भर्ती न की जाती हो। ग्रुप ए, जिसमें 2.250 रुपीस या इससे कम वेतन वाले पदों पर की जाने वाली पदोन्नति में भी स्थान सुरक्षित किए गए हैं। 1 जनवरी 2004 तक केंद्रीय सरकार की सेवाओं में 2.05.359 यानी कि 6.52% अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति विभिन्न सेवाओं में सेवारत थे। जनजातियों के लोगों को नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए कई प्रकार की छूट दी गई है, जैसे आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता के मानदंड में छूट, चयन संबंधी अनुपयुक्तता में छूट, अनुभव संबंधी योग्यता में छूट तथा ग्रुप ए के अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा तकनीकी संबंधी स्तरों में छूट। राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जातियों को राजकीय सेवाओं में भर्ती करने और उन्हें पदोन्नति देने के संबंध में कई प्रावधान किए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संपर्क करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं, जो यह देखेंगे कि इनके लिए स्थान सुरक्षित रखने के आदेशों का पालन हुआ है या नहीं। कुछ कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई हैं। इनको लाभ देने के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इनके कल्याण के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं। इनके कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में 19.93 करोड़, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 42.92 करोड़, तृतीय पंचवर्षीय योजना में 50.53 करोड़, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 75 करोड़, पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1102 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पांचवी योजना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए नई रणनीति अपनाई गई। जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक जनजातियां रहती हैं, उन्हें अलग दर्जा देकर उनके लिए अलग से उपयोजनाएं तैयार करने की बात कही गई है।
19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनजाति उपयोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इन उपयोजनाओं का उद्देश्य जनजाति और गैर जनजाति क्षेत्र के विकास की दूरी को कम करना और जनजातीय लोगों के जीवन में सुधार लाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनजातियों का सभी प्रकार का शोषण समाप्त करने, विशेष रूप से भूमि साहूकारी, कृषि और वन उपज में होने वाले शोषण को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। इन उप योजनाओं के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा वित्त दिया जाता है, यानी कि धन दिया जाता है। 5वीं योजना में विशेष केंद्रीय सहायता 120 करोड़ रुपए की दी गई। 5वीं योजना में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अलग से धनराशि निश्चित करने की योजना आरंभ की गई। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुछ खास क्षेत्रों में रहती है, इसलिए इनके लिए जनजातीय उपयोजनाएं बनाई गई। देश में 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या के 63% भाग के लिए ये उपयोजनाएं बनाई गई थी, जिसे 184 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया। 5वीं योजना में इन परियोजनाओं पर 644 करोड़ रुपए व्यय किए गए। 6ठी योजना में इनका विस्तार 75% जनजातीय जनसंख्या को इन परियोजनाओं के अंतर्गत लाने का प्रावधान रखा गया। 6ठी योजना में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई। आदिम जनजातियों के लिए परियोजना रिपोर्ट और कार्यक्रम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। 6ठी योजना में जनजातीय कल्याण पर 5,535 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय कल्याण पर कुल 19.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं 6ठी पंचवर्षीय योजना में 5,535 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 तक चली है, इस योजना में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के हेतु केंद्र द्वारा काफ़ी पैसा खर्च किया गया। उन राज्यों में जहां जनजातियों की बहुलता है, जनजाति उपयोजना के अंतर्गत 30 लाख परिवारों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया। जनजातीय क्षेत्रों में कृषिगत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाने के प्रयत्न किए गए। लगभग 2 लाख जनजातीय परिवारों को, जो कि 5,000 वन प्रदेशों में स्थित गांवों में निवास करते हैं, का उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिसे वे जोतते हैं। उन्हें विकास की सुविधा देने के प्रयत्न किए गए। जनजातीय स्त्रियों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी गई और महिला समितियां स्थापित की गई। उनकी शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जनजातियों और तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 5,635 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। इस योजना काल में अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाएं चलाई गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक रही है, जनजातीय कल्याण के लिए 15,965 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 2002 से 7 तक रही है, उसका उद्देश्य सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक अधिकारिता और सामाजिक न्याय की त्रिस्तरीय रणनीति के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को अधिकार संपन्न बनाना था। योजना के कुछ कार्यक्रम थे, जिसमें कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया गया, शिक्षण किया गया का कार्य किया गया और पथ प्रदर्शित किया गया, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों को रोजगार में सहायता देने के लिए 2 कार्यक्रम परीक्षा पूर्व परीक्षण किए गए, जिसमें कि प्रारंभ किए गए। इसमें इनको नौकरियां दी गई और इस उद्देश्य में वर्तमान में 101 परीक्षा पूर्व परीक्षण केंद्र कार्यरत हैं। इलाहाबाद और तिरुचिरापल्ली में इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले गए। अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए साक्षात्कार संबंधी ज्ञान देने के लिए दिल्ली, कानपुर, जबलपुर, चेन्नई में शिक्षण एवं पथ प्रदर्शन केंद्र भी स्थापित किए गए। धन्यवाद।